हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो अपना चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8। ठीक, जो कि आपकी कक्षा 7th की एनसीईआरटी, ठीक है, उसका ये चैप्टर नंबर 8 है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। ठीक है, पिछले चैप्टर में जैसे हमने मानवीय पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इस चैप्टर में जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो जानेंगे, जो हमारा अमेजन बेसिन है, जो आप जानते हैं अमेजन नदी जो होती है दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है, बहती है। तो वहाँ पे जो अमेजन बेसिन बनता है, वहाँ पे कैसी जलवायु है, वहाँ पे कैसे लोग निवास करते हैं, कैसी वहाँ पे वर्षा होती है, इस सब के बारे में हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में जो सबसे बड़ा बेसिन है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसको बोलते हैं, उस क्षेत्र में कैसे लोग निवास करते हैं, वहाँ के क्या क्या क्रियाएं होती हैं, वहाँ पे कैसे जलवायु, वनस्पति, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली मानव और पर्यावरण का रिलेशन। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से ही जलवायु डिसाइड होती है और उसी के हिसाब से फिर वहाँ पे मानव क्रियाएं करता है और मानव का निवास होता है। ठीक है, तो ये सब मैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम सारे एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी जो अपना चैप्टर है वो है ये लास्ट 8th चैप्टर, और इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा, चैप्टर नंबर 9, वो भी हम जल्दी ही फिनिश करेंगे। देखो दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। मतलब उसके चाचा हैं, 4 महीने के बाद वो आज घर पे है। वो है एक वन्यजीव फोटोग्राफर है। आप जानते हैं जो वन्यजीव फोटोग्राफर होते हैं, जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत जगह जगह पे यात्राएं करते हैं, ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे वन्य जीवों की फ़ोटो क्लिक करते हैं। ठीक है, और उनको फिर नेट पे या गूगल पे या वहाँ पे अपलोड करते हैं, या फिर कुछ कुछ बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं उनको वो फ़ोटो बेच भी देते हैं। तो बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी, जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया। दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। मतलब रेणुका को बचपन से ही किस में रुचि थी बच्चों? वन्यजीव और वनों में। ठीक, ये आप इमेज देख रहे हो, इसमें क्या है कि देश के या हमारे संसार के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों की कुछ फोटो हैं। ठीक, तो ये क्या है? विश्व के विभिन्न भागों के निवासी हैं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। तो वो आप कैसे पता लगाओगे? वो आप पता लगा सकते हो इनकी वेशभूषा से, या फिर उनका जो कपड़े पहन रखे हैं, जिसे इन लोगों ने ठंडे कपड़े पहन रखे हैं, तो ये ठंडे प्रदेशों से हैं। ठंडी मतलब ठंड के कपड़े पहन रखे हैं। तो बर्फीले प्रदेशों से हो सकते हैं, जैसे इस बच्चे को देखिए, इसको देखिए, इनको रेगिस्तान से बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप एक अनुमान लगा सकते हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। लोग दिखने में अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो मेन आवश्यकताएं होती हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं बच्चों? भोजन, कपड़ा और मकान। और आजकल देखा जाए तो एक और आवश्यकता हो गई है मोबाइल, इंटरनेट। ये आजकल एक चौथी आवश्यकता में आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसके बिना भी आजकल लोगों का जीवन संभव नहीं हो पा रहा। खाने के लिए रोटी हो या ना हो, लेकिन मोबाइल ज़रूर होगा घर में। तो वही सिस्टम है, पर वो सब एक अलग बात है। तो इम्पोर्टेंट है कि भोजन, कपड़ा और मकान, ये क्या होती है? हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं। श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की क्या करते हैं बच्चों? मदद करते हैं। एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना और वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। जो व्यक्ति जैसे माहौल में रहता है वो चीज़ें बहुत जल्दी सीखता है। जैसे मछुआरे हैं जो तटीय प्रदेशों में रहते हैं, वो लोग क्या है, मछुआरों के बच्चे मछली पकड़ना आसानी से सीख जाते हैं। किसान का बच्चा खेती करना आसानी से सीख जाता है, क्योंकि उसके घर में, उसके आसपास वही क्रियाएं हो रही होती हैं, तो उनको वो देख के सीख जाता है। ठीक, अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में आप सीखेंगे। ठीक है, ये इसमें होता है। अब देखिए बच्चों, अमेजन बेसिन में जीवन। ये अमेजन जो है ना, ये आपकी दक्षिणी अमेरिका की नदी है। कहाँ की नदी है बच्चों? दक्षिणी अमेरिका की। ठीक, ये नदी कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि यहाँ पे कैसा जीवन है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका नाम अमेजन क्यों पड़ा, जो अमेजन नदी है। एक्चुअली देखिए, मैं आपको इसका इमेज दिखा देता हूँ। ये अमेजन बेसिन है, मतलब अमेजन नदी का बेसिन है। ये अमेजन नदी है
इसमें बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही हैं, इसकी सहायक नदी, और ये पूरा बेसन बन रहा है अमेजन नदी का। ठीक है, जो ये ग्रीन ग्रीन दिखाया गया है ना, ये देखो, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। आप ऐसे इमेजिन करिए कि मतलब स्पेन के अन्वेषक, अन्वेषक मीन्स होता है खोजकर्ता, तो जो स्पेन के खोजकर्ता थे उन्होंने जब इस नदी की खोज की, अमेजन नदी की जब उन्होंने खोज की, जब अमेजन नदी उनको मिली, तब वहाँ के जो स्थायी निवासी थे, जिन्होंने क्या किया कि सिर पे सुरक्षा कवच पहन रखे थे और घास के स्कर्ट पहन के, जो स्थानीय आदिवासी थे, जहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, इन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारे एरिया में घुसना चाहते हैं, जब ये तो खोज करता थे, तो जब इन पर आक्रमण किया तो ये जो आक्रमणकारी थे, जो वहाँ के आदिवासी लोग थे, वो कैसे लग रहे थे, जो अमेजन्स थे। एक आपने अमेजन मूवी देखी होगी, उसमें भी दिखाया है। आक्रमणकारी ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम क्या पड़ा, अमेजन पड़ा। इस प्रकार यहाँ का नाम बच्चों क्या पड़ा, अमेजन। मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, देखो। हाँ तो बच्चों देखो इनका, अब मैं ये बता रहा था कि देखो, एक तो पहले मैप पे आपको मैं दक्षिण अमेरिका में अमेजन दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, ये उत्तरी अमेरिका है ऊपर वाला पोर्शन, और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। इसमें यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे है आपका दक्षिण अमेरिका में ये अमेजन नदी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक, अब ये तो हो गया आपको दक्षिण अमेरिका में अमेजन के बारे में याद हो गया। ठीक है, यहाँ पे है कोलंबिया, गुयाना, इस जगह पे। अब अमेजन्स में जो बता रहा था कि जो कैसे होते थे, इस तरह की जो महिला आक्रमणकारी, जैसे सिर पे कवच और यहाँ स्कर्ट पहन रखी, तो इनको अमेजन्स बोला जाता था। जैसे वंडर वुमेन मूवी देखी होगी, उसमें ये दिखाया गया, तो इनको अमेजन बोलते थे। ऐसे ही सेम इन लोगों ने जब आक्रमणकारी थे, उन्होंने जब क्या किया, अटैक किया, तो इनको क्या बोल दिया गया, अमेजन बोल दिया गया। इसलिए उस नदी का नाम क्या पड़ गया, वहाँ पर जो नदी थी अमेजन नदी। तो ये समझ में आया। तो अमेजन जो बेसिन है उसके विषय में जानने से पहले मानचित्र देखें, चित्र 8.2। ये वाला जो आपको इमेज देख रहे हो ना, यही। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका का वहीं का फोटो। देखो, ये गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, यही सेम जो यहाँ का ये वाला पोर्शन है ना, इसको ला के यहाँ रख दिया है। ठीक है, ये अलग से। ठीक है बच्चों, ये है अमेजन नदी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में। अब देखो, ध्यान दें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया हुआ है क्लास 6 में। ये जैसे 0 डिग्री है, ये है भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर में जब आप जाओगे तो यहाँ पे क्या होती है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, ये आपको याद है। और 23.5 डिग्री साउथ में जब जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मकर रेखा, यानी कि कैप्रिकॉर्न वाली, और ये है कैंसर वाली लाइन। ठीक है, ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये कहाँ है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय। तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश। लेकिन हम भूमध्य रेखा से अगर 10 डिग्री की बात करें, ये तो 23.5 डिग्री में तो उष्ण कटिबंधीय पता चला। लेकिन अगर हम ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली है और इससे 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ में अगर बात करें, तो इस वाले क्षेत्र को जो बोलते हैं, ये बोलते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। तो जो अमेजन नदी है वो इसी प्रदेश से होकर बहती है, यानी कि अमेजन नदी है जो मैप में आप देखोगे, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये क्या 0 डिग्री, तो अमेजन नदी यहीं बह रही है इस वाले क्षेत्र में। ये 0 डिग्री वाली लाइन देख पा रहे हो आप, ये वाली, तो इसके बीच में बह रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, भूमध्य रेखीय प्रदेश में बहने वाली नदी कौन सी है, अमेजन नदी। मैप में आप देखिएगा, ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो पश्चिम में पर्वतों से, इधर से साइड से निकलती है और इधर की तरफ गिरती है। ठीक है, ये क्या है, पश्चिम में से निकलती है, यहाँ से पर्वतों से निकलती है ऐसे करके, और पूर्व में यहाँ पे गिरती है। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बता दिया, पश्चिम में यहाँ से निकलती है और पूरब में यहाँ इस महासागर में ये गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे इधर से आएगी और यहाँ पे इस महासागर में, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक, अंध महासागर में गिरती है। ठीक, इसका नाम रख दिया है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कि जिस स्थान पर कोई भी नदी अन्य जल राशि में मिलती है, जैसे यहाँ पे जाके ये मिल रही है इस बड़े महासागर में, अटलांटिक महासागर में, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिस स्थान में मिल रही है यहाँ पे मुहाना, तो ये बन जाएगा इसका नदी का मुहाना। याद आया आपको, मुहाना किसे कहते हैं, जब कोई नदी अन्य जल राशि में, कोई बड़ी जल राशि में मिल जाती है तो जिस स्थान पर मिलती है उस नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। देखो ये बहुत सारी नदियाँ मिल रही हैं, मेडारियो, झिंगू, टेक्टेस, ये इधर से मिल रही नहीं मिल जियो नदी, तो ये मिलकर किसका निर्माण कर रही है, अमेजन बेसिन का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो ये कितनी सारी नदियाँ मिल रही हैं, इसमें आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ये तो मुहाना हो गया। अब देखो ये निग्रो नदी मिल रही है, इधर से ये
मारनो नाम नदी है, यूएला नदी मिल रही है, इधर से मेडोरिया नदी मिल रही है, ये जीगू नदी मिल रही है, ये टोकेटिस नदी मिल रही है। ये सब नदियाँ मिलकर इस अमेजन में मिलती जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये सहायक नदियाँ हो जाएंगी। और ये किसका निर्माण कर रही हैं, अमेजन बेसिन का। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होता है। यानी देख, वेनेजुएला का भाग आ गया, कोलंबिया का भाग आ गया, इक्वाडोर का भाग आ गया और आपका कोलंबिया का भाग आ जाएगा, बोलीविया इसका भी कुछ भाग आ जाएगा। ठीक है, इन सब से ये बहता है। ठीक है, पेरू का भी कुछ भाग आ जाएगा, तो इस वाले क्षेत्र में ये बहता है। ठीक है, तो ये आप नाम याद रख लेना। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? देखो, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, ये गुजर रही, ये बीचों बीच से। तो देखो, इक्वाडोर, कोलंबिया, गुयाना, इन देशों से होकर क्या कर रही है, कोलंबिया, इक्वाडोर और गुयाना। तो आप नाम याद रख लेना, कोलंबिया, इक्वाडोर और गुयाना, यानी यहाँ से होकर गुजरती है ऐसे। ठीक है, ठीक, तो कोलंबिया से, इक्वाडोर से और गुयाना, इन 3 देशों से होकर आपकी कौन सी गुजर रही है, भूमध्य रेखा। यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों ये? ठीक, सहायक नदियाँ आप जानते ही होंगे, यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। जब छोटी नदी मुख्य नदी में मिलती हैं तो उनको बोलते हैं सहायक नदी, यानी सहायता करने वाली नदी। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन जो बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है यहाँ पे कि सबसे बड़ा विश्व का बेसिन कौन सा है, किस नदी का है, तो अमेजन बेसिन। कौन सा हो जाएगा बच्चों, अमेजन बेसिन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। भूमध्य रेखीय नदी कौन सी है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बहती है, वो हो जाएगी अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका में है, किन किन देशों में होकर बहती है, ठीक है, और इसकी सहायक नदियों के नाम बताओ। और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। अब बात कर लेते हैं बच्चों जलवायु की। जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन जो बेसिन है वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। देखो बच्चों, ये हमारा है अर्थ, ये 0 डिग्री वाला क्षेत्र है, इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक, अब देखो बच्चों, अब आपको पता है यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, ज़्यादा मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, थोड़ा सा समझाने के लिए। ये आ जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। ठीक, समझाने के लिए ले लिया। ठीक, अब देखो बच्चों, भूमध्य रेखी जो प्रदेश है वो आपको पता है कि 10 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये भूमध्य रेखी क्षेत्र होगा। अब आपको पता है कि भूमध्य रेखा के आसपास इस वाले क्षेत्र में हमेशा सूर्य जो है जो ज़्यादातर इसी एरिया में चमकता है। तो ज़्यादातर ये वाला क्षेत्र क्या रहता है, गर्म रहता है। तो यहाँ पूरे वर्ष क्या रहेगा, गर्म रहेगा। और गर्म होने की वजह से यहाँ पे जो पानी होगा वो क्या करेगा, भाप बन के ऊपर उठेगा, तो यहाँ बरसात भी ज़्यादा होती है। तो ये क्षेत्र में क्या नमी भी रहती है, तो नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों के ही समय लगातार समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है, यानी दिन में भी उतनी गर्मी और रात में भी सेम रहता है। तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। देखो यहाँ पे क्या है कि पानी अगर होगा तो वो भाप बन के उठेगा, तो उससे क्या होगा, नमी आएगी मौसम में, तो हमेशा क्या रहेगी बच्चों, चिपचिपाहट रहेगी। तो गर्मी की वजह से क्या होगा, पानी भाप बनेगा और उसकी वजह से आर्द्रता रहेगी और चिपचिपाहट रहेगी। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। तो ये जो क्षेत्र है भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होगा, ज़्यादातर डेली बरसात होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है, यानी कि आर्द्रता नमी भी उच्च रहेगी और तापमान भी उच्च रहेगा, वो मैंने आपको बता ही दिया। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, यानी कि टेम्परेचर तो रात में कम हो जाएगा लेकिन नमी तो मौसम में फिर भी बनी रहेगी। टेम्परेचर कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सनलाइट है वो नहीं आएगी, लेकिन नमी जो है मौसम में वो तो रहेगी। अब बात करते हैं, ये तो हुई जलवायु की बात। तो जलवायु को बोले तो आप कैसे कह सकते हो, गर्म और नम जलवायु, आर्द्र जलवायु। वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। देखो बरसात डेली हो रही है तो क्या होगा, अत्यधिक वर्षा हो रही है, तो उसकी वजह से जो वन होंगे वो सघन वन होंगे। हम पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत बन जाती है, छत जैसी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता और यहाँ की जो भूमि है वो प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो होता क्या है, देखो पेड़ हो गए आपके बड़े बड़े, ठीक है, पेड़ों में पत्तियाँ बहुत घनी हैं, सदाबहार वन है, कभी पत्तियाँ झड़ नहीं रही हैं। तो जो सूर्य की जो लाइट है
वो कभी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर ज़मीन पर कभी ज़मीन पर लाइट सूर्य की नहीं पहुंचेगी तो वनस्पति नहीं पनप पाएगी, क्योंकि कोई भी पौधा है वनस्पति, उसको पनपने के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य के प्रकाश में वो अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे। तो जब ऐसा होगा तो वो ही वनस्पति पनप सकती है इस मृदा में, क्योंकि जो ज़मीन है वो हमेशा नमी बनी रहेगी ज़मीन में, ठीक, ज़मीन कभी सूखेगी नहीं, ठीक है, और सनलाइट भी नहीं आ रही, तो वही वनस्पति पनप पाएगी जो बिना सनलाइट के बढ़ सकती है। तो बिना सनलाइट के वो वनस्पति जो बढ़ सकती है वो क्या होती है, वो परजीवी पौधे होते हैं, मतलब वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो आपने देखा भी होगा कुछ पौधों के ऊपर पौधे उग जाते हैं या कुछ पौधों के ऊपर काई जैसी जम जाती है, तो वो जो पौधे होते हैं उनको परजीवी पौधे बोलते हैं, मतलब वो दूसरे पौधों से अपना भोजन लेते हैं। तो ऐसे परजीवी पौधे कौन कौन से हैं बच्चों, आर्किड और ब्रोमीलाइड। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। तो जो वर्षा वन है उनमें अगर हम बात करें प्राणी जात की तो वो प्रचुरता होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे टुकुन, इसको आप देख रहे हैं, टुकुन इसकी चोंच देख रहे हो, तो टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओं और भोजनों के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। और प्राणियों में अगर बात करें तो बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं टैपीर, ये क्या खाते हैं बच्चों, चींटी खाते हैं। तो प्राणियों में कौन कौन पाया जाएगा, बंदर, स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपीर। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। देखो जब घने जंगल है तो वहाँ पे सांप भी पाए जाएंगे, और सरीसृप होते हैं जो जमीन के सहारे से रेंग के चलते हैं। मगर हो गया, जैसे मगरमच्छ, सांप, अजगर, ठीक है, एनाकोंडा और बोआ, कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं, ये सब यहाँ पाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इसी बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। पिरान्या मछली, आपने एक पिराना मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप एक हल्का सा ट्रेलर देखना। पिराना मूवी क्या होती है, आदमी के मांस को खा जाती है, आदमी को जिंदे को खा जाती है पिराना, मतलब छोटी सी मछली होती है लेकिन वो मांस खाती है, ठीक है, इंसान के मांस से बहुत अट्रैक्ट होती है। तो ये पिरान्या जो मछली है ये भी कहाँ पाई जाती है बच्चों, यहाँ पे पाई जाती है अमेजन के जंगलों में। तो इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से ये बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, मतलब जीव बहुत पाए जाते हैं यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक इमेज बन गई होगी किस तरह के यहाँ पे जीव जंतु बनते हैं। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। मतलब ब्रोमीलाइड एक इस तरह का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में क्या करता है, जल को संचित रखता है, मतलब इकट्ठा रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर ब्रोमीलाइड मिल जाता है तो मैं भी डाउनलोड करके आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए ये है बच्चों ब्रोमीलाइड जिसकी हम बात कर रहे थे। ये जो पौधा है ना ये होता है ब्रोमीलाइड। ये वहाँ पे सदाबहार वनों में ये पनपता है। ये क्या करता है, अपनी पत्तियों में जल को इकट्ठा करता है, और इसी जो जल है ना यहाँ पे जो जल इकट्ठा रहता है पत्तियों में, इस यहाँ पे वो अंडे देते हैं मेढक, ये बात कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा इसके बारे में आपको समझ में आया, ठीक। अब बात करते हैं हम वर्षा वन के निवासी, यहाँ पे निवासियों की बात करते हैं। देखो यहाँ के लोग जो हैं वो छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, ठीक है। वृक्षों को काट लेंगे छोटे से क्षेत्र में वन में और वहाँ पे अपने लिए फसल उगाएंगे। पुरुष जो है वो शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, ठीक है। भी मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। यानी कि कौन कौन सी वनस्पति उगाते हैं आपको समझ में आया, टेपियोका, अनानास और शकरकंद। क्योंकि मछली या शिकार मिलना क्या होता है बच्चों, अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चों एक नया चीज़ सुनाई आपको पड़ा, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, ये क्या होती है देखो इसके बारे में बात करता हूँ। ये यहाँ पे कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं। ये पूछा भी गया, शायद एक आध एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि कर्तन दहन पद्धति कहाँ पे और क्या होती है। तो देखो बच्चों कर्तन दहन पद्धति में किसान पहले क्या करेगा, वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि को कर लेगा साफ, यानी वृक्ष उड़ा दिए पूरे, भूमि आपकी साफ हो गई। फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। उसकी जो राख होगी वो पोषक तत्व खाद बन जाएगी, मिट्टी मिल जाएगी। और फिर इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है, ठीक, कुछ वर्षों तक फसल करेंगे। फिर क्या होगा कि जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का क्या हो जाएगा बच्चों, अभाव हो जाएगा। इसलिए फिर इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है।
इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो ये होता है कर्तन और दहन की पद्धति। ठीक है, इनका मुख्य आहार है मेनियोक। ठीक है, इनका मुख्य आहार क्या है? मेनियोक, जिसे कहते हैं कसावा, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं बच्चों? कॉफ़ी, मक्का और कोको। ठीक है, कॉफ़ी, मक्का और कोको। ठीक है, ये सारी फसलें ये भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। ठीक है, ये मैनियोक देख लेते हैं, जो कसावा मैनियोक क्या होता है ना, ये भी देख लेते हैं। अभी लगे हाथ देखो। हाँ तो बच्चों देखो, ये है मैनियोक कसावा, जो मैं बोल रहा था ना, ये मैनियोक कसावा जो खाने के लिए यूज करते हैं, शकरकंदी जैसा ही होता है ये कसावा, मैनियोक कसावा। ठीक है, तो वो लोग इसको खाने के लिए वहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो मैं कोको की बात कर रहा था, जो नकदी फसल है, ये है इस तरह का कोको। ठीक है, इस तरह का होता है ये कोको। ठीक, तो बैक तो अपने पेज पर चलते हैं। देखिए, तो कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी फसल उगाते हैं और क्या खाते हैं? कसावा, मैनियोक, ये खाते हैं। ठीक, वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। ठीक है, लकड़ी तो मिलेगी ही। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। देखो बच्चों, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो वर्षा अगर ज़्यादा हो रही है तो जो छतें होंगी वो तीव्र ढलान वाली होंगी। ये तो मैं आपको पहले ही पढ़ाई चुका हूँ। ठीक है, तो उन घरों को क्या कहते हैं बच्चों? मलोका। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेगा एग्जाम में कि जो आपके अमेजन बेसिन में जो घर पाए जाते हैं, या यहाँ पे जहाँ वर्षावन अत्यधिक होते हैं, या जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो घर पाए जाते हैं, बड़े बड़े घर, उनको क्या कहते हैं? तो आप कहोगे मलोका। ठीक है, क्या नाम है उनका? मलोका। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। देखो, पहले के ज़माने में अगर आपको वन के अंदर जाना है तो जो रास्ता था वो नदी था, लेकिन अभी चेंजेस हो रहे हैं। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। मतलब अभी रोड बन गए वहाँ पे, जिसका नाम क्या दिया गया है? ट्रांस अमेजन महामार्ग। अनेक स्थानों, ये भी आप याद रख लेना, ट्रांस अमेजन महामार्ग। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उनको जो वहाँ की जो मूल आबादी है उसको निकल के फिर दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है। तो जो अमेजन है, जो जहाँ पे वर्षावन है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, तो आपको पता है ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, या फिर इमारती लकड़ी की भी ज़रूरत है, तो वो सब लेकर वर्षावनों को काटा जा रहा है। तो ये जो वन कट रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? धीरे धीरे वर्षावनों का एक भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। देखो, वन जो है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं अपनी जड़ों से। आपको पता है कि अपरदन को रोकते हैं वन। अब जब वन कट जाएंगे तो जो मिट्टी का अपरदन है वो बहुत होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। उससे जो मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बह जाएगी, और जो खेती होती है मृदा की ऊपरी परत में होती है। जब अगर वो बह जाएगी तो जो मिट्टी है वो किस में बदल जाएगी बच्चों? बंजर भूमि में। तो देखो, वनों का ये देखो, पहले वन इतने थे, फिर यहाँ पे खेती हुई, यहाँ घर बने, फिर ये काट दिए गए, यहाँ से वन कट गए, फिर ये वाले वन बचे, अब इतने भी और काट दिए, और ये पूरा क्या बन गया? बंजर बन गया कि नहीं बन गया? तो ये क्रमिक विकास बताया। तो ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में? अमेजन बेसिन के बारे में। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा भारत देश का बेसिन। भारत देश में जो नदियों का बेसिन है कौन सी है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं वो मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, ठीक है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। मतलब आप अगर ऐसे देखें, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, तो इसके बाद 10 डिग्री उत्तर, ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे है ये 30 डिग्री उत्तर, इसके बीच में हमारा भारत देश आता है। तो यहाँ पे ये पाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, ठीक। तो ये उपोष्ण क्षेत्र में है, 10 डिग्री उत्तर से और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ। अब देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक,
और कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें प्रवाहित होती हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हो गई हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढिए। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम आप देखिए एटलस में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं। देखो होता क्या है, ये आप मैप देख रहे हैं, यहाँ से ये गंगा नदी बह रही है। ठीक है, ये गंगा नदी की मेन शाखा ये ऐसे करके, और इसमें देखो ये नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से ये बहती बहती इधर से ये नदी यहाँ से ये नदी, ये सब इसमें मिलके गंगा में आ रही है। ठीक है, और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इधर से, और ये यहाँ पे आके बांग्लादेश में और यहाँ गिरती है। ठीक है, यहाँ सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है, पता है। तो इसकी जो विशेषताएं वो क्या हो जाएंगी, एक तो सुंदरबन डेल्टा हो गया जो यहाँ बंगाल में बनता है आपका सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, एक तो ये इसकी विशेषता हो गई। उसके अलावा और विशेषता क्या हो जाएगी, हिमालय का गिरिपात, क्योंकि गंगा जो निकल रही है वहाँ पे ऊपर से निकल रही है। ठीक है, जो बर्फ़ का जो पानी होता है पर्वत का, वो जब पिघल जाता है, ठीक है, पर्वत का जो हिमालय पर्वत का जो पानी है जब वो पिघल रहा है तो उसकी वजह से पानी को जो पिघल रहा है, एक मिनट, हाँ तो बच्चों देखो जो गंगा की जो सहायक नदी है वो देखो इसमें देखेंगे आपको, जैसे ये यमुना नदी गंगा में मिल रही है, ये देखो गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, इसमें यमुना, फिर चंबल है, यमुना की जो सहायक नदी है वो चंबल, केतवा, बेतवा, केन, ये यमुना की हो गई। फिर सोन जो है वो गंगा की हो गई, यमुना भी गंगा की हो गई। फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी जो नेपाल से आती है, ये सब। ठीक है, ये सब किस में जाके मिल रही हैं बच्चों, ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी है ये, गंगा की। ठीक है, अब आपसे पूछा था कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, मैंने कहा ना ब्रह्मपुत्र की बताता हूँ। देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है, यूँ होके, एक सेकेंड, ब्रह्मपुत्र नदी देखो ये होके आ रही है, ब्रह्मपुत्र यूँ होके ये यहाँ भारत देश में प्रवेश करती है ऐसे। तो इसमें जैसे यहाँ से मिल गई एक दिहांग, लोहित नदी दिहांग, ये बुरही दिहांग, ये सुबानसिरी नदी, ये कामेंग, ये मानस, ये संकोस, ये रैडक, ये जलढाका, ये तीस्ता नदी, ये कपिली, ये धनसरी, ये सब किस में मिल रही है बच्चों, ब्रह्मपुत्र की। तो ये किसकी सहायक नदी हो जाएंगी बच्चों, ब्रह्मपुत्र की। तो आप याद रखना, दिबांग नदी, लोहित, धनसरी, कपिली, मानस और आपकी तीस्ता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब का आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। तो वही था कि जब ये पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है भारत देश से, तो उसका नाम क्या हो जाता है बच्चों, यमुना। तो जैसे यहाँ पे जब बहती है ये ब्रह्मपुत्र नदी, जब भारत में प्रवेश करने से पहले इसका नाम होता है सांगपो। ठीक है, सांगपो, यारलुंग सांगपो। और जब भारत देश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब भारत से निकल के बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। और जब गंगा और जमुना दोनों मिलती हैं, जब दोनों मिलती हैं, गंगा जो है जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा और जमुना दोनों मिलके जब गिरती हैं यहाँ पे, ठीक है, तब ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है कि गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो पद्मा हो जाएगी, और जब ब्रह्मपुत्र भारत देश में प्रवेश करने से पहले यहाँ पे जब बहती है, यहाँ पे तिब्बत वाले एरिया में, चीन वाले एरिया में, चाइना में, तो इसका नाम है सांगपो। और सांगपो जब भारत देश में प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से, दिबांग के रास्ते से, तब इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो उसका नाम हो जाएगा जमुना। और जमुना और पद्मा दोनों मिलकर यहाँ पे गिर जाती हैं इसमें, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा बनता है। तो ये आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिल गई बहुत सारी, इनमें से आप याद कर लेना। गंगा की मैंने बताई थी इस वाले फोटो में आपको बताई थी ना, ये गंगा की गंडक, कोसी, ठीक है, चंबल, और आपकी ये हो जाएगी कौन सी थी, सोन हो जाएगी, ठीक है, घाघरा। तो ये सब याद रख लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ हो गया। पर्वत और हिमालय के गिरिपाद हैं ये सारे, और सुंदरवन डेल्टा, ये गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की, इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। चाप झील मैंने को आपको पढ़ाया था, आपको बताना मेरे को चाप झील क्या होता है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः कैसी है, मानसूनी। तो आप भारत की जलवायु तो आप जानते, भारत की जलवायु कैसी है बच्चों, मानसूनी जलवायु। ठीक है, मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए
उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन स्थित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन भारत के किन राज्यों में है यह बताइए, ये आपको बताना है। ये वाले क्षेत्र में जो जो राज्य आ रहे हैं वो आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। बेसिन क्षेत्र में, बेसिन जो है उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। ये तो आप जानते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है वो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वहाँ की जलवायु पे, वहाँ की क्या स्थिति है उस पे डिपेंड करता है जनसंख्या का वितरण। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। ऑब्वियस सी बात है, जब जहाँ पे तीव्र ढाल होगा, पर्वतीय क्षेत्र होगा, वहाँ पे रहना डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो भी कम होता है। जैसे रेगिस्तान की बात करें, वहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व कम है। हिमालय की बात करें, हिमालयी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व कम होता है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे अच्छे होते हैं, जहाँ मैदान में रहना आसान है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इसलिए आप देखते होंगे कि जो ये वाला बेल्ट है, जो हमें बोलता हूँ यूपी, बिहार, बंगाल, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती करते हैं। पश्चिमी राजस्थान का भी कुछ एरिया, पूर्वी राजस्थान, यहाँ पे लोग क्या खेती करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेती के लिए अनुकूल जलवायु, अनुकूल मृदा, अनुकूल जल, ये सब क्या है कि वहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, धान यहाँ की मुख्य फसल है। आप जानते हैं यूपी में, बिहार में यहाँ पे धान बहुत होता है, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता है। बंगाल के एरिया में भी धान बहुत होता है और वहाँ पे पानी मिल जाता है, इसलिए यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पे अधिक वर्षा होती है। वर्षा भी बंगाल में अच्छी होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। यूपी में आप देखते हो गन्ना कितना होता है, जूट। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन भी किया जाता है। आपको पता है ना, सिल्क रूट, सिल्क मैंने बताया था, चाइना में आज से 7-8 हज़ार पहले चाइना वालों को पता था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था ना, वो मैंने पढ़ाया था आपको क्लास 6 में। तो जो बिहार और असम है उसके कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का क्या किया जाता है, संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। सीढ़ी नुमा खेती, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व यहाँ पे दिया है। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? लोग बोलते हैं ना पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व क्या होता है? देखो, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि जो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसमें रहने वाले लोगों की संख्या। मतलब ऐसे मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर, जैसे ये आयत बना लिया है, 1/1 की भुजा ले ली, तो ये 1 वर्ग किलोमीटर बन जाएगा। या फिर कोई एक सर्किल ले लिया ऐसे, जिसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, वह 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर मैंने ये इसलिए इजीली बताया था क्योंकि देखो इसका क्षेत्रफल लोगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो इसका 1 वर्ग किलोमीटर आएगा। तो इस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो संख्या है उसी को बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो जैसे उत्तराखंड एक कैसा क्षेत्र है आपका, उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है, 189। तो ऑब्वियस सी बात है ये कम होगा। जबकि पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1029 है। और बिहार का कितना है बच्चों, 1102। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है बच्चों, 1102 है, ठीक है। अब देखो, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, ठीक है। जो वन अपनी पत्तियां पानी को बचाने के लिए ग्रीष्म ऋतु में या फिर गर्मी के टाइम पे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहलाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र के में। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा है। कौन से वन है यहाँ पे, मैंग्रोव वन। तो पूछा जाएगा मैंग्रोव वन किस नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश को ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये पर्वतीय प्रदेशों में मिलेंगे, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। ये असम के चाय के बागान हो गए, ये धान की खेती हो रही है, धान की रोपाई हो रही है, आप देख रहे हो। तो बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव, अब वन्य जीव की बात करते हैं,
इनमें जैसे हाथी, बाघ, हिरन और बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। तो अगर जीवों की बात करें तो यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? हाथी, बेसिन की बात हो रही है जनरली, बेसिन में हाथी, बाघ, हिरण और बंदर ये सब पाए जा रहे हैं। एक सींग वाला गैंडा हमेशा आसाम में मिलता है, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ये आसाम में मिलता है और इसके लिए फेमस है आपका तेजपुर में था, कौन सा था वो एक सींग वाला गैंडा, राइनो, ये आप देख रहे हैं, ये राइनो, इसको राइनो बोलते हैं, ये था काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, एक्चुअली मैं यहाँ पे गया था इसलिए मुझे ये याद है, एक सींग वाला गैंडा हमने देखे थे, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं, ये आसाम में। डेल्टा क्षेत्र में क्या है? बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। आपसे पूछेगा बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं जो यहाँ पे पाई जाती हैं। पिराना कहाँ पाई जा रही थी? अमेजन नदी में, लेकिन रोहू, कतला और हिल्सा ये जो मछलियाँ हैं ये कहाँ पाई जा रही हैं? इस वाले में, ब्रह्मपुत्र नदी में। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है ब्रह्मपुत्र वाले में। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि के लिए किया जाता है। देखो ये आप देख रहे हैं सीढ़ी नुमा खेती होती है। ढलानों को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। ठीक, अब देखो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो मीठा है, इसलिए वो लवड़ीय नहीं है, उसको क्या बोला गया? अलवण। और उनमें जो डॉल्फिन पाई जा रही है उसको क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन। अंधी डॉल्फिन, सुसु या अंधी डॉल्फिन। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर आपकी सुसु का मतलब हो गया एक तरह से ये आपका क्या बोलते हैं इसको? डॉल्फिन। तो अगर डॉल्फिन कहीं पे है जिसको अंधी डॉल्फिन बोला गया है तो इससे ये पता चला कि पानी वहाँ पे शुद्ध है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। ये साफ पानी में होती है ये अंधी डॉल्फिन, ये जो होती है ना। झील जीविका का साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों इनके साथ मिलकर मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है, वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। ठीक है, खेत की जुताई के लिए भैंसें का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में बेच देता है। वह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया था। इसका भी नाम बदल दिया गया है, ये आपको मैं बताता हूँ। स्वच्छ भारत मिशन का भी नाम शायद स्वस्थ भारत कुछ ऐसे किया है। ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया था जो स्वच्छ भारत मिशन था, जो गांधी जयंती पे आपने आजकल भी देखा होगा ये स्वच्छता का वो अभियान शुरू होता है, तो वही है। अब देखो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी नदी में ही जाता है जिससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदियों के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। तो यहाँ पे चारों यातायात के मार्ग उपस्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे, ये याद रखना आप, नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा, आ गया ना, देखो मैं काजीरंगा बोला, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। और इन सब चीज़ों के लिए अभी आपको शायद एक याद हो तो अभी एक क्रूज स्टार्ट हुआ है जो अभी न्यूज़ में है। वो गंगा नदी में होके और इस बेसिन में होके जाएगा, वो सारे यात्रा कराएगा क्रूज। बहुत महंगी टिकट है उसकी, लाखों में है। 40 दिन का या 50 दिन का कुछ इतना टूर है उसका। तो वो आप देखिएगा, ये क्रूज स्टार्ट हुआ है अभी शायद।
ठीक, वो इन सब की यात्रा कराएगा, इन जगह पर रुकेगा। तो टूरिज्म के लिए भी मतलब ये यूज होते हैं। उस महाद्वीप के नाम बताइए। अब आपको देखो क्वेश्चंस के सारे के आंसर आपको बताने हैं। देखो, उस महाद्वीप का नाम बताओ जो अमेजन बेसिन में स्थित है। उस महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका है, उल्टा क्वेश्चन है। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं? कोको, याद है, कॉफ़ी, ठीक है, मक्का भी था क्या शायद, ठीक है, ये आप देख लेना, मैंने बताई थी ना 3 फसलें, कॉफ़ी, कोको, कहवा, ये सब। अमेजन के वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? याद है, जिसकी चोंच थी वो वाला पक्षी था। तो ये सब आप कर लोगे ना देख देख के। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? ये अभी जब बात की थी जस्ट, ठीक है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम में, ठीक। टूकन क्या है? टूकन पक्षी था ना। मैनियाक कहाँ का भोजन है? मैंने अभी बताया था आपको, मैनियाक कहाँ का भोजन है? अमेजन वालों का। कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर, अभी जस्ट बात हुई है। देवदार एवं फर शंकुधारी टाइप के वृक्ष हैं ये। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है। इनका क्या करना है आपको? मिलान करना है, ठीक है। पिरान्या मछली है, ये है। मलोका क्या था? मलोका याद है, जो घर की बात थी ना, मलोका जो थे। मलोका मतलब ढालू छत हो जाएगी एक तरह से। पिरान्या मतलब मत्स्य हो जाएगा। रेशम का कीट पालन हो जाएगा ये सब। काजीरंगा असम में हो जाएगा। सूती कपड़े के बारे में कहाँ? गंगा के मैदान, सूती कपड़े, ये सब हो जाएगा ना। वर्षावन लुप्त हो रहे हैं, बताओ बच्चों कारण वर्षावन क्यों लुप्त हो रहे हैं? कटाई हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लोग अपनी आवश्यकता के लिए काट रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, पानी की प्रचुरता है, पानी अवेलेबल है, और धान के लिए पानी तो ज़्यादा चाहिए, और एक लेबर चाहिए, लेबर भी यहाँ अवेलेबल है सस्ती, इस वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने, ये चैप्टर नंबर 8 जो था वो आपका समाप्त हो जाएगा। अगला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9, जो कि है रेगिस्तान के बारे में, रेगिस्तान में जीवन। तो उसमें और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपका ये क्लास 7 की ज्योग्राफी हो जाएगी समाप्त। फिर देखते हैं कि क्लास 7 की हिस्ट्री करनी है, या अगर आप कहोगे तो क्लास 8 की ज्योग्राफी करा देंगे पहले, तो 6, 7, 8 की ज्योग्राफी हो जाएंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री कर लेंगे, ठीक है। तो वो आप मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्लास 7 की ज्योग्राफी के बाद क्लास 8 की ज्योग्राफी स्टार्ट करें या फिर हिस्ट्री स्टार्ट करें क्लास 7 की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।